तो सरफेस पर हमने कहा था वेट नहीं लगाएगा ना, सरफेस पर वेट नहीं लगाएगा, लेकिन सरफेस पर क्या होगा, एक्शन तो होगा ही ना। अगर किसी बॉडी को किसी दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक्शन तो होना ही होना है। अब एक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आर के बराबर ही रहेगा, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन हो जाएगा, ठीक, रिएक्शन उतना तो रिएक्शन जो होगा इस बॉडी के ऊपर ही तो हो रहा है, इसी का वेट है, इसी पर रिएक्शन होगा। तो जब दोनों ये एक ही पर लग रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर ही तो होगा। तभी तो, अगर ये मान लिया आर ज्यादा होता तो ये ऊपर चलने लगता, एम जी ज्यादा होता तो ये नीचे जाने लगता, लेकिन यहां ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बल्कि रुका हुआ है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर, ठीक। हाँ इसलिए बराबर है, ठीक, फोर्स ही है और क्या है, वेट नहीं, फोर्स है, फोर्स है, उसकी वैल्यू वेट के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, दैट इज फोर्स ऑफ कांटेक्ट। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब जो दो बॉडी जैसे यहां कांटेक्ट में रखी गई हैं, तो अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पर इस बॉडी के द्वारा अगर इस पर फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी आगे वाली बॉडी पर भी फोर्स लगाएगी ना, तो यहां पर जो इनके कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स यहां पर जनरेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। तो चूंकि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो आगे की तरफ ही बॉडी मूव करेगी, इधर फोर्स लगाएं तो इधर तो जाएगी नहीं, तो सीधे सीधे सामने की तरफ ये बॉडी मूव करेगी। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखना भी सीखना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस एफ को भी निकालना और एक्सलेशन को भी निकालना है। तो जो आपके पास जो बुकलेट है उसमें ये दोनों के जैसे हमें थोड़ा सा लिखना भी था ना यहाँ पर पड़ा, तो इसलिए अलग अलग हमने डायग्राम कर दिए। तो ये कौन सा केस है, केस फर्स्ट का ए पार्ट, जैसे आप उसमें बुकलेट में देखेंगे तो ऐसे बना होगा ए और इधर बना होगा बी, तो हमने अलग अलग करा दी, ये ए है और ये वाला बी वाला है, ठीक है। तो हम पहले ए वाले पार्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पास जो डायग्राम है उसमें जो ए सेक्शन है केस फर्स्ट का, ये वो डायग्राम है। तो इसमें इधर से फोर्स लगाया गया, मास हो गया m1 m2, इधर एक्सलेशन हो गया, कांटेक्ट फोर्स यहां पर क्या है, जैसे आप ऐसे सोचो कि जब आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी अपने आगे वाली बॉडी को पुश करेगी ना, तो उसके ऊपर ये क्या करेगी, एक्शन। तो इसने एक्शन किया उतना ही उसके ऊपर क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस बॉडी ने m1 ने m2 को पुश किया, कितने फोर्स से, F फोर्स से, तो m2 ने m1 को पुश कर दिया, कितने फोर्स से, उसी सेम फोर्स से, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन हो जाएगा। हमें यही फोर्स ऑफ कांटेक्ट बताना है क्या होगा, साथ में एक्सलेशन भी निकालना है। तो इसके लिए हम पहले तो इसे हम डराइव करके फार्मूले जो भी यहाँ पर हैं इक्वेशंस वगैरह लिखकर समझा देते हैं, फिर इसका एक डायरेक्ट मेथड भी रहता है जो हम लोग यहाँ पर अभी सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कई जगह पर है, बताया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट पता है कब आती, जब क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या क्वेश्चंस में ऐसा कोई आपको दिया गया जिसमें बहुत सारे फोर्स लगाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर चीजें होती हैं तो हम उसको सेफ्टी के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि पहले उसके ऊपर सारे फोर्सेस दिखाएंगे उस पर्टिकुलर बॉडी को अलग रखते हुए, और देन हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जितने फोर्स हैं सब हम लगा देंगे और इसको अलग रख लेंगे यहाँ पर, देन हम इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन हमें वो करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लेवल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल ही रहते हैं, उतने कॉम्प्लिकेटेड लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशन लिखनी पड़े, तो इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे वरना आपका टाइम लॉस होगा, जरूरत नहीं है उसकी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इक्वेशन लिखेंगे तो आप देखो इस m1 के लिए इक्वेशन लिखना है, तो हम सिर्फ m1 को देखें, ऐसे समझ लो कि यहाँ m1 है m2 है ही नहीं, ठीक है, बस आप m1 आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर सिर्फ m1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर m1, पहले देख लो एक बार फिर हम लोग देखेंगे बाद में, लिख लेना बाद में, ठीक है। अब m1 के लिए देख रहे हैं, हमारा तरीका क्या है, एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो m1 पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये F लग रहा है और ये स्मॉल f लग रहा है। तो अगर हमें यहां पर इक्वेशन लिखनी है तो इस कैपिटल F को क्या रखोगे, प्लस या माइनस, प्लस रखेंगे ना, ये एक्सलेशन की डायरेक्शन में है,
तो एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स प्लस, तो यहां पर हम रखेंगे F, ठीक। अपोजिट फोर्स माइनस, तो ये जो यहां पर स्मॉल f है ये एक्सलेशन के अपोजिट है, तो इसको रखेंगे हम माइनस में, तो माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे फॉर M2 के लिए। M2 को जब देखेंगे तो सिर्फ M2 को देखना है और भूल जाओ बाकी यहां कुछ है ही नहीं, आप समझ जाओ कि बस M2 है, बाकी इधर कुछ नहीं है। तो अगर सिर्फ M2 को देखो तो M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ही लग रहा है ना। यहां पर हम R और mg की बात नहीं करेंगे, रीजन क्या है, ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो वो तो बैलेंस ही रहेंगे ना, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो उसको हमें एक्सलेशन में वैसे नहीं शामिल करना है। तो हम यहां देख रहे हैं कि इसके ऊपर सिर्फ हमें एक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है F, और वो भी किधर है, एक्सलेशन की डायरेक्शन में। एक्सलेशन इधर, फोर्स भी उधर, तो इसको प्लस लेंगे या माइनस, प्लस लेंगे, यानी कि M2 के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये F और ये F हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स यहां पर बचेगा F और इधर आ जाएगा यहां पर M1 प्लस M2 और इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स A इज इक्वल टू आ गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये एक्सलेशन आ गया। अगर आप ध्यान दो तो सॉल्व होकर वही तो आया, एक्सलेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, पूरे सिस्टम का हम एक्सलेशन निकाल रहे हैं ना, तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है F। अगर हम पूरे सिस्टम को काउंट कर लें एक सिस्टम, तो उस पर बाहर से सिर्फ F फोर्स लग रहा है ना, तो F और वो भी एक्सलेशन की डायरेक्शन में है, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ गया, टोटल मास। अगर हमें ये स्मॉल f निकालना है, चूंकि हमें निकालना है फोर्स ऑफ कांटेक्ट, तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट निकालना है यानी कि स्मॉल f, तो हम यहां पर लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन से F इज इक्वल टू लिखेंगे M2 इंटू ए, या फिर हम लिख सकते हैं M2 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये यहां पर कांटेक्ट फोर्स है, नोट कर लेंगे सर। नोट कर लिया आपने। अब अगर हम केस सेकंड देखें तो सेकंड केस में अगर आप डायग्राम देखो तो उसमें सिर्फ कितना चेंज किया गया है, बस ये फोर्स इधर लगा दिया गया। ये कुछ भी आपको याद कुछ नहीं करना है, हमने पहले बता दिया पूरे चैप्टर में एक दो फार्मूले आएंगे, मतलब वो भी हमने आपसे कहा था वो जबरदस्ती के फार्मूले, मतलब हमने देखा कि ये बहुत जगह पर यूज होते हैं, तो उसको एज अ फार्मूला आपको हम याद करवा देंगे। तो जिन दोनों एक दो फार्मूले पर जिस पर हम टिक कराएंगे बस वही आपको याद रखना है, बाकी सिर्फ समझने पर फोकस करना है, जो समझना है इसको यूज कहीं नहीं करना है। यूज करते समय हमें ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि F की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, M2 F अपान M1 प्लस M2। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये फोर्स हमने छोटे वाले मास पर लगाया M1 पर, तो ये सिचुएशन आई, एक्सलेशन ये आया है और फोर्स ये आया है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप यहां पर सोचो कि अगर यही फोर्स इधर से लगाते तो क्या कोई चेंज आता या नहीं आता। तो हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर हम इस F फोर्स को उठाकर इधर से लगा दें तो इसमें से क्या चीजों में बदलाव आ जाएगा, होगा भी या नहीं होगा, या सब कुछ वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी चीज को हमें बस देखना है एक क्वेश्चन में, इसमें केस में, ठीक है। तो देखो सब कुछ वैसा ही है, तो यहां पर हमने इस तरीके से दिखा दिया। एक्सलेशन जो है वो ए ही अभी भी दिखाया गया है, क्योंकि हमें पता है एक्सलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, यहां से, क्योंकि एक्सलेशन क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ना तो आपने टोटल फोर्स चेंज किया है और ना ही मास में कोई चेंज किया, इसका मतलब एक्सलेशन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। लेकिन क्या कांटेक्ट फोर्स वैसा ही रहेगा या उसमें कोई चेंज आ जाएगा, तो वो कांटेक्ट फोर्स हमें यहां पर देखना होगा। तो फिर से हम लोग करके देखेंगे एक बार यहां पर। तो अब हम यहां पर फिर से वैसे ही लिखेंगे इक्वेशन फॉर M1, अब साथ में लिखो फॉर M1। M1 के लिए हमें लिखना है, तो M1 के लिए लिखना है तो हम सिर्फ M1 को देखेंगे। फिर से वैसे हुआ ना कि अगर आपने इस पर फोर्स लगाया तो इसने M1 पर किया एक्शन और M1 ने इसके ऊपर क्या किया, रिएक्शन। तो अगर आप M1 को देखो तो M1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है। हम वो R और mg की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाहर से ये सिर्फ F डैश लग रहा है, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सलेशन, क्योंकि ये एक्सलेशन की डायरेक्शन में है ना,
तो इसको प्लस लेंगे, तो F डैश इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो यहां पर M1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, F डैश इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये एक इक्वेशन बन गई। जल्दी से बताओ सेकंड के लिए हम क्या लिखें, M2 के लिए F माइनस F डैश इज इक्वल टू M2 इंटू ए। क्लियर है ना? अब देखो यहां पर एक्सलेशन की डायरेक्शन में F है, तो इसको लेंगे प्लस, इसी के ऊपर दूसरा फोर्स F डैश लग रहा है, उसको लेंगे हम माइनस, तो F माइनस F डैश, ये एक्सलेशन के अपोजिट है ना, तो इसको माइनस में लेंगे, तो F माइनस F डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। वही F बराबर ma ही रखना है हमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F माइनस F डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगेन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड कर देना है, तो जब ऐड करेंगे तो ये F डैश हो जाएगा कैंसिल। देखो फिर से वही आ गया F, और यहां पर दोनों में A कॉमन है, तो A बाहर रख लेंगे, तो M1 प्लस M2 इंटू ए आ जाएगा, एंड दैट मीन्स आपको मिल गया A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो हमें पहले से पता था कि यही आना चाहिए, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो वही चीज यहां पर आ भी गई। इसके बाद अब देखना है कांटेक्ट फोर्स। इक्वेशन 1 से देखो आप, F डैश इज इक्वल टू क्या है, M1 इंटू ए। दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा M1 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चेंज हुआ या नहीं, चेंज हुआ या नहीं, चेंज हुआ ना। पिछले में था M2F और इसमें क्या हो गया, M1F, यानी कि चेंज आ गया यहां पर। तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो बदल गया, M2F था और यहां क्या है, M1F। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आपको दिया गया तो इधर से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पर कांटेक्ट फोर्स अलग मिलेगा, और इधर से फोर्स लगाएंगे तो कांटेक्ट फोर्स आपको कुछ अलग मिलेगा। तो इनका अगर रेशियो आप लिखना चाहते हैं तो साइड में लिख सकते हैं कि जो F अपान F डैश है, वो अगर आप देखें तो F अपान F डैश अगर हम लिखें तो F क्या था, M2 इंटू ए था। ठीक है, तो F की वैल्यू है M2 इंटू ए, क्योंकि ए दोनों में सेम है, और ये क्या है, M1 इंटू ए। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। ठीक, ये रेशियो हो गया, यानी कि कांटेक्ट फोर्स का जो रेशियो है वो यहां पर M2 अपान M1 आपको मिलेगा। अब जैसे आप इसको ऐसे भी यहां पर कह सकते हैं कि आप सोचो यहां पर कि अगर M1 की वैल्यू कम है M2 से, M1 की वैल्यू M2 से कम है, इसे छोटा दिख रहा है तो मान लेते हैं कम है और वो ज्यादा है, तो अगर M1 कम है तो F डैश की वैल्यू कम होगी और F की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि F क्या था, M2A, F क्या था, M2A। तो अगर यहां पर इधर से फोर्स लगाते हैं तो वहां पर M2A आया था ना, तो अगर M1 की वैल्यू कम है तो F डैश की वैल्यू कम होगी। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको स्टार्टिंग में इनर्शिया में बताया गया था कि कोई बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो आप सोचो कि अगर यहां पर हम इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये कैसी बॉडी, छोटी बॉडी है, मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए कम फोर्स की जरूरत है, तो ये कम फोर्स एब्जॉर्ब करेगी और ज्यादा फोर्स ट्रांसफर कर देगी। तो अगर हम छोटी वाली बॉडी पर लगाएंगे तो ये ज्यादा फोर्स ट्रांसफर कर देगी, कम फोर्स एब्जॉर्ब करेगी। तो सोचो F की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, जैसे आप यहां पर देखो इधर से फोर्स लगाया हमने और यहां पर जो आया M2 ज्यादा है, तो आप देखो कांटेक्ट फोर्स F क्या आ रहा है, M2 इंटू ए आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर ये बड़ी बॉडी है और आपने छोटी वाली बॉडी पर फोर्स लगाया तो इसने कम फोर्स एब्जॉर्ब किया और ज्यादा एक्शन किया, तो एक्शन ज्यादा तो रिएक्शन भी ज्यादा होगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें आपने बड़ी बॉडी पर फोर्स लगाया तो ये ज्यादा फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये ज्यादा इस पर एफर्ट देना पड़ेगा चलने के लिए, तो इसने ज्यादा फोर्स एब्जॉर्ब किया और कम फोर्स आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर F डैश की वैल्यू आपको दिख भी रही है कि M1 अगर कम है तो F डैश की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं केस 2 पर। याद कुछ नहीं करना इधर, ठीक है, जो लिखने का तरीका जो कुछ भी बताया गया उसको बस समझना है, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, बस समझ लेना है, बस कुछ रटना नहीं। यहां पर देखते हैं ऐसे 3 बॉडीज का हो गया, तो अब इसमें हमने एक ही केस दिखाया, आपने देखा होगा 3 बॉडी वाले में सिर्फ एक ही डायग्राम बनाया गया है।
तो दूसरा डायग्राम क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हमने यहां पर एक बात समझ ली कि जब हम इधर से फोर्स लगाएंगे और जब वही फोर्स हम इधर से लगाएंगे तो किसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा? देखो डायरेक्शन तो बदल ही जाएगी ना। अगर इधर से फोर्स लगाओगे तो ए और इधर से फोर्स लगाओगे तो भी ए, लेकिन डायरेक्शन तो उल्टा हो जाएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें हमें चेक करने की जरूरत है नहीं कि हम इधर से फोर्स लगाएं तो क्या होगा, इधर से फोर्स लगाएं तो क्या होगा। हमें यह भी पता है कि अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो कांटेक्ट फोर्स अलग आएंगे और इधर से फोर्स लगाएंगे तो कांटेक्ट फोर्स अलग आएंगे। बस हमें ये समझना ही तो था, हमें वो रटना थोड़ा है कि हम इसके फॉर्मूले बनाकर रटें। तो बस हमें समझ में आ गया कि अगर हम इधर से फोर्स लगाते हैं या इधर से लगाते हैं तो एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इधर की बजाय इधर से फोर्स लगा देंगे तो ये जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं ये बदल जाएंगे। तो वो हमें कॉन्सेप्ट वाइज आना चाहिए बस, बाकी वो क्या आएगा वो तो हम क्वेश्चन में सॉल्व ही कर लेंगे। तो अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इधर से फोर्स लगाएं तो ए क्या होगा और एफ क्या होगा और एफ डैश क्या होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। अगर हम यहां पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन से तो ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए के बराबर। फिर जब हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये m1 क्या करेगा, इसके ऊपर करेगा एक्शन, तो ये m2 क्या करेगा, रिएक्शन। तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया m1 और m2 के बीच का। फिर m2 क्या करेगा, अपने आगे वाले को पुश करेगा, तो वो इसको पुश करेगा कितने फोर्स से, f डैश से। तो ये क्या हो गया, एक्शन, उल्टा रिएक्शन यहां पर लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि किस तरह से एक्शन रिएक्शन हो रहा है। फिर से हमें इक्वेशंस लिखनी है और उन्हें सॉल्व करके देखना है कि यहां पर एक्सीलरेशन क्या आएगा और साथ ही साथ f और f डैश की वैल्यूज क्या आएंगी यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो यहां पर फॉर m1, चलो जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे। m1 के लिए इक्वेशन x, देखो सब जब भी आपसे कभी भी कहा जाए तो आप सबसे पहले अपने दिमाग पे लाएंगे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव। तो आप यहां देखो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में सिर्फ m1 देखना है आपको। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, f लग रहा है ना, तो f को रख लो आप पॉजिटिव। ये स्मॉल f अपोजिट लग रहा है, एक्सीलरेशन इधर है f इधर है, अपोजिट लग रहा है, क्या रखोगे, माइनस में रखा है यहां पर हमने माइनस f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक इक्वेशन बन गई। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे m2 के लिए। फॉर m2 के लिए बताओ f और f डैश में से f को पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये f एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में दिख रहा है, ये भी इधर ये भी इधर, तो ये स्मॉल f हो जाएगा प्लस में, और f डैश क्योंकि ये अपोजिट है इसलिए इसको रखेंगे हम माइनस में, f डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सेकेंड इक्वेशन बन। फिर ऐसे लिखेंगे फॉर m3, क्या लिखेंगे, f डैश, क्योंकि m3 पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है f डैश और वो भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में है, तो f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3 इंटू ए। f डैश इज इक्वल टू m3 इंटू ए। तीसरी इक्वेशन, ठीक है, तीनों को उठाकर कर लो सॉल्व। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो बीच वाले फोर्सेस हैं कांटेक्ट फोर्सेस वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है जब आपने ऐसे इक्वेशन लिखी तो समझ जाओ कहीं ना कहीं तुमने गलती कर दी। तो यहां पर सभी कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बाहर का जो एक्सटर्नल फोर्स है वही बचेगा, F इज इक्वल टू, तीनों को यहां पर ऐड करेंगे तो A कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आ गया यहां पर एक्सीलरेशन। अब इसमें हमें F भी देखना है और F डैश भी देखना है। तो जो F है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आप देखो कि जो ये F है स्मॉल f, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये पहले आप नोट कर लिया ना। अब आप इस A की वैल्यू को रखो इक्वेशन 1 में, ठीक है, और यहां से स्मॉल f की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हम। तो हम रखेंगे यहां पर बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप देखो क्या हमें मिल रहा है,
ये जो स्मॉल f है इसको इधर ले जाओ तो ये m1 और a इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें वहां से मिल रहा है f इज इक्वल टू f माइनस m1 इंटू a, ये मिलेगा ना आपको। और इसमें आप a की वैल्यू रख दो, तो f माइनस m1 और a की वैल्यू क्या ही है, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। अब आप यहां पर क्या करेंगे, f तो कॉमन हो जाएगा तो f तो बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पर जो बचेगा उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। f जैसे बाहर जाएगा तो 1 माइनस m1 अपान ये आएगा ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 और माइनस m1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और इनटू में आ गया f। दैट मीन्स यहां से जो ये m1 और m1 है ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 प्लस m3 इंटू f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। वैसे आप देखो यहां पर हमने क्या किया, f को कॉमन ले लिया, तो यहां पर 1 माइनस m1 अपान m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 रहेगा ना, तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, तो क्या आ जाएगा m2 m3 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ऐसे ही हम यहाँ पर अगर सीधे आ जाएं थर्ड इक्वेशन पर, यहाँ से f डैश डायरेक्टली मिल जाएगा ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन 3 और यहाँ से f डैश की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे क्या आ जाएगा, m3 इंटू ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m3 इंटू ए या फिर m3 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। नोट कर लो। नोट कर लिया ना सभी ने। तो यहां पर भी हमें वैसे बस देखना था कि अगर ऐसे 3 ब्लॉक हो तो 3 ब्लॉक है तो हम कैसे यहां पर एक्सलेशन निकालेंगे, किस तरीके से हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फोर्स निकालेंगे, कैसे हम यहां पर इक्वेशंस को लिखेंगे। तो m1 m2 m3 तीनों के लिए इक्वेशंस लिखी, सॉल्व किया, यहां से एक्सलेशन आ गया f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। और ऐसे यहां पर हमें f निकालना था तो हमने पहली इक्वेशन का यूज किया और इसमें f इजिकल टू यहां पर इसे इधर ले जाओ, इसे इधर लाओ, तो क्या मिलेगा, f माइनस m1 इंटू ए इज इक्वल टू f। तो यहां पर लिख दिया गया f इज इक्वल टू f माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू रखी, फिर इसको सॉल्व कर लिया गया, तो यहां से f आ गया और f डैश डायरेक्टली m3 इंटू ए आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जितना भी यहाँ पर दोनों केसेस को देखा है, तो उसमें हम लोगों को क्या पता चला कि जब हमें एक्सलेशन निकालना होगा या फिर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बॉडी पर चाहे इधर से फोर्स लगा दें और चाहे इधर से फोर्स लगा दें, एक्सलेशन सेम ही आना है, ठीक है। अगर हम फोर्स को जैसे इधर लगा रहे हैं वैसे इधर, तो सेम एक्सलेशन आना है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन वाइज तो चेंज हो जाएगा। और अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगा, एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स डिफर कर जाएगा। F अलग आया था, F आया था यहाँ पर m2 F अपान m1 प्लस m2 और जो F डैश है यहाँ पर वो आया था m1 F अपान m1 प्लस m2। यही बस हमें समझना था, सेम चीज यहां पर रहेगी, इधर से फोर्स लगाएंगे तो इनके कॉन्टैक्ट फोर्स अलग हो जाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स अलग आएंगे। एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, चाहे इधर से फोर्स लगाओ और चाहे आप इधर से फोर्स लगाओ। तो हमें जस्ट समझना था, ये कोई फार्मूले नहीं है, कहीं हमें फार्मूले के तौर पे अप्लाई नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बिना ये सब कैलकुलेशन के, इतना सारा कैलकुलेशन के। एक बार समझना जरूरी था इसलिए ऐसे बता देगा। तो अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड पर, कि जो ये 3 वाला केस था इधर जो हमने ये किया, तो इसमें जो चीजें निकालनी थी उसके लिए हमें 3 इक्वेशन लिखनी पड़ी, फिर हमने उसको सॉल्व किया, फिर हमने यहां पर इतना सॉल्व किया, तब जाके हमारे ये आंसर्स आए हैं। अब आप देखो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, और जो डायरेक्ट मेथड होगा वही हमें आगे यूज भी करना है। हमें ये इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में हम इन इक्वेशंस का यूज नहीं करेंगे या हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। थे तो जैसे जब फॉर्म हम लेने जाते थे तो फॉर्म लेने शरीफ लोग तो आते नहीं थे, लड़के याद नॉर्मली, ठीक है, या उनके जो लड़कियां होती थी उनके भाई वही आते थे, तो वो सब अपना लाइन में खड़े हैं।
अब लाइन में खड़े होने पे क्या होता था, जैसे जब झुंड में आते थे ना तमाम सारे लड़के, तो वहां पर होती थी खुराफात। जैसे देखा इतनी लंबी लाइन लगे, 50 लोग आगे खड़े हुए हैं, अब झांक रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो अब जैसे कोई खुराफाती तत्व है उसमें, उसने क्या किया, अपना धक्का मार दिया ऐसे, ठीक है। अब जब धक्का मारा, तो धक्का मारने पर होता क्या है वो तुम्हें समझना है। धक्का जब हम मारते हैं तो जो हमारे आगे वाले लोग हैं, जैसे हमने अगर धक्का मारा तो हमारे जितने आगे वाले लोग हैं वो सब इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है, गिरने पड़ने लगेंगे। लेकिन क्या पीछे वालों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। पीछे वाला थोड़ा कि नहीं धक्का मारा हम भी गिरेंगे भाई, ठीक है, हमें भी गिरना है, तो पीछे वाला तो खड़ा रहेगा ना, आगे वाले ही गिरेंगे, पीछे वाले नहीं गिरेंगे, ठीक है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। और जो धक्का मारता है वो तो पहले से काम ही वही कर रहा है, तो वो क्यों गिरेगा? तो जो धक्का लगाएगा उसके आगे वाले जितने हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि हम कहते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, क्योंकि पहले रेस्ट में खड़े हुए थे, फिर किसी ने पुश कर दिया तो सब एक्सेलरेट कर गए। हम इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ की इक्वेशंस को आराम से लिख सकते हैं, जो ये पॉइंट है। जैसे अगर हम डायरेक्ट मेथड में देखें तो हमने अभी क्या सीखा कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन, जो फोर्स होगा, मतलब किसी भी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स है, जैसे जो जो फोर्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं, जैसे ये फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो ये बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? ये इसने कितने टोटल मास को पुश किया। मतलब जैसे अगर हमने फोर्स लगाया तो हमने आगे के अपने जितने लोग थे सबको डिस्टर्ब किया ना, पीछे वालों को नहीं किया, लेकिन आगे वालों को डिस्टर्ब किया। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? टोटल मास टू बी पुश्ड। ठीक है, टोटल मास टू बी पुश्ड, मतलब जितना टोटल मास हमने पुश किया है, और इनटू क्या कर देंगे? एक्सेलरेशन कर देंगे, ठीक है। तो है तो वही ना, F बराबर ma ही तो है, बस हमने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास टू बी पुश्ड और इनटू एक्सेलरेशन। अब आप यहां पर इक्वेशन लिखो डायरेक्टली, जैसे अगर हमें लिखना है F, इस फोर्स को लिखना है, तो इस फोर्स ने, अब जैसे दोनों को मिक्स मत करना, जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे वो हम अलग अलग सेक्शन वाइज एक एक को देख रहे थे, अभी हम एक एक को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड पर हैं तो हम टोटल देखेंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट सीधे सीधे निकालना है। तो इस F ने अपने आगे के कितने मास को पुश किया? तीनों को पुश करेगा ना, इसने यहां से धक्का लगाया तो तीनों पर इफेक्ट जाएगा उसका, तो M1 M2 और M3, तो टोटल मास टू बी पुश्ड, मतलब टोटल मास कितना पुश किया उसने? M1 प्लस M2 एंड प्लस M3, और कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ? A। दैट मीन्स यहां से अगर हम A लिखें तो वो हो जाएगा यहां पर F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया ना। ऐसे ही अगर आप देखो तो हमने F डैश सॉल्व किया था, F पहले सॉल्व किया था, तो F को हमें डायरेक्ट पहले वहां पर तो देखो इतना कैलकुलेशन करना पड़ा था ना हमें, पीछे इक्वेशन लिखकर कैलकुलेट करके निकाला, और देन फिर ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, तब ये आया था M2 प्लस M3 F अपॉन दिस। यहां पर देखो आप, इन दोनों में आप देखो यहां पर, तो जब आप F निकालेंगे तो आपको दिखेंगे यहां पर दो F, एक आगे और एक पीछे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पुश करने की, तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखेंगे ना, कि आगे की तरफ पुश करना है हमें, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। तो इन दोनों F में से आपको वो F हमेशा चूज करना है जो F एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो, क्योंकि वही पुश करेगा। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो इसमें ये दो F है, तो ये वाला F आपको चूज करना है, ठीक है। मतलब सीधे सीधे रट लो कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा दो दिखेंगे, लेकिन दो में से कौन सा लेना है? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो। इसमें भी वही करना है, दो दिख रहे हैं, कौन सा लेना है? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, F डैश। अब आप यहां पर देखो F, तो ये F जो है ये अपने आगे के टोटल कितने मास को पुश कर रहा है? दो को कर रहा है ना। ये वाला जो F है ये M2 को पुश करेगा भाई, जैसे आप देखो इसने इसे पुश किया था और ये वाला पुश कर रहा था यहां पर, यानी कि इसने F फोर्स जनरेट किया था ना M2 पर, तो ये F जो है M2 को पुश कर रहा है, लेकिन साथ में आगे भी तो इसका इफेक्ट जाएगा, तो टोटल कितना पुश कर रहा है? M2 प्लस M3, यानी कि हम F क्या लिखेंगे यहां पर? M2 प्लस M3, और इनटू कितने एक्सेलरेशन से? A एक्सेलरेशन से। A की वैल्यू यहां पर रख दो, तो M2 प्लस M3 इंटू F
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सेम वही रिजल्ट आ गया ना, m2 प्लस m3 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसमें हमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, जस्ट तुरंत यहां पर हम लोगों ने निकाल दिया। ऐसे यहां पर f डैश की अगर हम बात करें तो f डैश जो है वो अपने आगे के सिर्फ एक मास को पुश कर पा रहा है, किसको, m3 को। तो हम क्या लिखेंगे, f डैश इज इक्वल टू m3 इंटू a, और ये हो जाएगा m3 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, इसे नोट कर लो। और ये जो तरीका है यही हम लोग को अप्लाई करना रहता है, और ये बहुत आसान रहता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ तो हमने ऐसे लिखा है ना, अगर आगे देखें तो जैसे मान लिया आपको m1 m2 m3 f सबकी वैल्यू दे दी जाए तो आप डायरेक्ट a निकाल लोगे। मान लिया a की वैल्यू आ गई 2, तो अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर हम क्या लिखते, दोनों को ऐड करके इंटू 2 कर देते, आंसर आ जाता आपका। यहाँ पर क्या करते, जो भी ये वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। तो हम लोग दो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, पहला और दूसरा इसी पर बेस्ड है, जो दोनों नोट कर लेना सभी ने। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फाइंड फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम मास। आपके यहाँ सिमिलर ऐसे आईपीएमटी में पूछा गया था 2015 में। तो आप यहाँ पर क्या आपसे कहा गया है, फाइंड फोर्स ऑफ कांटेक्ट 4 और 6 के बीच में, यहाँ फोर्स ऑफ कांटेक्ट निकालना है। इधर से हमने 48 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आपको दिखाया गया कि ये सिस्टम पूरा ऐसे चलेगा। तो ए ऐसे दिखा दिया गया, डायरेक्शन दिखा दी गई, और ये यहाँ पर फोर्स हो गया टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम जो अभी तरीका हम लोगों ने सीखा उसी पर काम करेंगे कि हमें यहाँ पर F लिखना है, पहले एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए आप चाहें तो ऐसे पहले पूरा जो F है उसे हम काउंट करेंगे। तो ये F अपने आगे के टोटल कितने मास को पुश कर रहा है, सभी को कर रहा है ना। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 और इंटू ए हो गया। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 48 और ये कितना है 16a। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, आप चाहें तो a इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे हम लोगों ने सीख ही लिया ना, a इज इक्वल टू टोटल फोर्स जो है और डिवाइडेड बाई टोटल मास। लेकिन टोटल फोर्स में आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ वही फोर्स रखना है जो एक्सेलरेशन की या तो डायरेक्शन में हो या अपोजिट फोर्स हो। ठीक है, बाकी सब कुछ समझा ही चुके हैं। एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे आप देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 4 और 6 के बीच में कांटेक्ट फोर्स। तो आपको ये पता है कि यहाँ जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो एक इधर होगा और एक इधर होगा, यही तो होगा ना कांटेक्ट फोर्स। और इसको हमने जैसे मान लिया यहाँ पर F, तो आपको इस F को निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि अगर दो फोर्स दिखेंगे तो कौन सा फोर्स लेना है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो। तो इस फोर्स को हमने टिक कर लिया। अब आप यहां पर देखो कि ये फोर्स अपने आगे के कितने मास को पुश कर रहा है, एक को कि दो को। ये फोर्स अपने आगे के दो मास को पुश करेगा ना टोटल, उसके आगे के जितने हैं टोटल काउंट करना है आपको। इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं ना। तो टोटल कितने हैं, दो मास हैं, 6 और 1। और किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, तो डायरेक्ट वाले से करेंगे उससे ज्यादा आसान रहेगा। इसमें आपको कोई इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ी, टोटल फोर्स टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, वहां से ए आ गया। और फिर ये एफ निकालना था, इस एफ के आगे दो मास थे 6 और 1, दोनों को ऐड किया और इनटू कर दिया ए, आंसर आ गया 21 न्यूटन। जैसे मान लिया हम आपसे यहाँ पर पूछते हैं, हालांकि दिया गया था, अगर हम आपसे पूछ ले व्हाट इज फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 3 एंड 4, 3 kg एंड 4 kg के बीच में फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा,
क्या हो जाएगा 33। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत। जैसे आप यहां पर देखो तो यहां पर आप ऐसे लगा दो फोर्सेस दोनों, ठीक है। जैसे इसको मान लिया एफ डैश, इसको एफ डैश, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में उसको टिक कर लो, कि हमें इसके बारे में देखना है कि इसके आगे टोटल कितने मास हैं। जो यहां सीख रहे हैं यही स्ट्रिंग में अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप यहां सीख जाएंगे तो वहां पर यही काम आपका करेगा सर। तो यहां एफ डैश है, तो एफ डैश के आगे टोटल कितने मास, 3, 4, 6 और 1। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, एफ डैश इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 1, और इनटू क्या हो गया एक्सलेशन, ये कितना हो गया 11 इंटू 3 दैट इज 33 न्यूटन। लिखना चाहे लिख लें, पूछा नहीं गया था बट आपको प्रैक्टिस के लिए हो गया उसमें। किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, पूछ सकता है। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सब कुछ बता दिया गया, बट फिर भी अगर कोई चीज कंफ्यूज करे तो पूछ सकता है। नेक्स्ट करो, अगला वाला क्वेश्चन करो। क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा यहां पर 14 न्यूटन। यहां पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया फाइंड फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, लेकिन यहां पर एक चेंज उसने किया। चेंज क्या किया गया है, जो फोर्स था उसको ऐसे ना लगाकर एक एंगल पर लगा दिया गया। ऐसे यहां पर फोर्स इस तरीके से ऐसे लगाया जा रहा है, ठीक है। एरो ऐसे बनेगा पुशिंग, क्योंकि पुल करेंगे तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पुल करेंगे तो कोई जुड़े हुए तो है नहीं, ये भाग जाएगा। तो यहाँ पर पुश करना है, तो ऐसे पुश किया गया है 30 डिग्री पर, और फोर्स लगाया गया 36 डिवाइडेड बाई √3। हमने क्या कहा था कि जैसे ये एक्सलेशन यहाँ पर होगा, अब कांटेक्ट फोर्स बताना है 2 और 3 के बीच में, तो कांटेक्ट फोर्स हम यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे कि भाई ये एफ फोर्स है और यही एफ फोर्स बताना है आपको, लेकिन इन दोनों फोर्सेस में हमें इस पर टिक कर लेना है जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में। यही काम हम स्ट्रिंग वाले केस में भी करेंगे, ठीक। अब ये एफ डैश आपको निकालना, तो हमें पता है एफ डैश क्या हो जाएगा 3 + 4 × ए, यही तो होगा। लेकिन सवाल ये उठता है पहले ए तो पता चले क्या है। अब ए अगर आपने लिख दिया एफ डिवाइडेड बाई टोटल मास तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर ये जो फोर्स है ये ना तो एक्सलेशन की डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है, उसके कंपोनेंट्स करने होते हैं। तो हम इसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दें, हमने मान लिया दिस इज एफ, ठीक है। अब इस एफ को अगर हम यहां पर इसे बढ़ाएं तो ये 30 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट यहां पर जो आएगा ये क्या होगा एफ cos 30, और नीचे वाला कंपोनेंट आएगा एफ sin 30, ठीक है। नीचे वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जा तो ये सिस्टम आगे रहा है, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया एक्सलेशन के, तो इसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ क्या लेना है, एफ cos 30 लेना है, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एफ cos 30, जो भी आपको पुशिंग फोर्स में बताया गया था, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास मतलब 2 + 3 एंड +4, समझ गए ना। तो एक्सलेशन निकालने के लिए आप यही काम करें हमेशा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करो, ठीक है। और उसमें टोटल फोर्स में ध्यान रखना है कि टोटल फोर्स का मतलब सीधे उठाकर नहीं रख देना, ठीक है। टोटल फोर्स का मतलब वो फोर्स या उसका कंपोनेंट जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो, वही रखना है। अब यहां पर वैल्यूज रखो, एफ की वैल्यू क्या है 36 डिवाइडेड बाई √3, cos 30 क्या होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना 9। तो यहां पर ये √3 और √3 हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 18, 36/18 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहां निकालना क्या था एफ, एफ अपने आगे के दो मास को पुश कर रहा है, 3 को और 4 को, तो 3 और 4 को आपस में जोड़ दो और एक्सलेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 × 2 दैट इज 14 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। और अगर आप यहां एफ cos 30 नहीं रखते, एफ अपान एम कर देते टोटल मास, तो आपका थर्ड ऑप्शन आ जाता, ठीक है। वो भी दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सलेशन निकालते समय आप क्या करेंगे, ठीक है।
चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। तो हम लोग को देखना है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे जो ये ऐसे दिखाया जाता है, तो इसमें जैसे आपसे कह दिया जाता है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो आप यही इसी को समझ लेते हैं कि ये टेंशन इन स्ट्रिंग है और इसी को आप यहाँ पर निकाल कर बता देते हैं और आंसर भी सही आ जाता है, क्योंकि यही एक्चुअल में टी ही तो टेंशन है। लेकिन हमें थोड़ा सा समझना रहेगा कि जो कहा जाता है टेंशन इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टेंशन का मतलब भी तो फोर्स ही है ना। जैसे एक्शन फोर्स था, रिएक्शन फोर्स था, एमजीबी फोर्स था, वैसे ही ये टेंशन भी क्या है, एक तरह का फोर्स है जो एग्जाम के टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, टेंशन फोर्स। तो ये जो यहाँ पर टेंशन है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि ये जो टी है ये वास्तव में इस स्ट्रिंग में लगने, जैसे निकाल तो हम ये रहे ना कि स्ट्रिंग में क्या टेंशन है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हम निकालते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो टी दिखाते हैं हम लोग, वो स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स नहीं होता है, बल्कि वो इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स होता है। तो स्ट्रिंग पर लगने वाला फिर फोर्स क्या होगा, होगा तो यही, क्योंकि जब हम आंसर निकालते हैं तो यही आंसर आता भी है, लेकिन हमें उस चीज को समझ लेना है कि एक्चुअल में वो है क्या। तो एक बार जानना जरूरी है, और इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग इस चीज को एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जैसे सपोज कर लिया यहां पर एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक हमने यहां पर रखा और दोनों के बीच में हमने एक स्ट्रिंग यहां पर बांध दी। ठीक, अब इस वाले ब्लॉक के ऊपर हमने एक लगाया फोर्स। अब इस ब्लॉक के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, यहां पर ये ब्लॉक आगे की तरफ खींचेगा, तो जब ये ब्लॉक आगे की तरफ खींचेगा तो ये इस ब्लॉक को खींचना चाहेगा, तो एक तरह से ये ब्लॉक को यहां पर ये फोर्स इस ब्लॉक को खींच रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा। तो जब ये ब्लॉक खींचने की आगे कोशिश करेगा तो ब्लॉक तो रेस्ट में था ना, तो वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो यहां पर इस ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक जब आगे खींचेगा तो स्ट्रिंग के थ्रू खींचेगा ना, तो एक तरह से ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। तो ये यहां पर जो फोर्स है जो ऐसे ये दिखाया गया है, ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक वहीं रुका रहना चाहेगा, ब्लॉक जहां पर है वहीं पर रहना चाहेगा, तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेगा। तो स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, जैसे हम देखो यहां पर डॉट बना दे रहे हैं, यहां डॉट बनाया गया ब्लॉक के ऊपर, यहां डॉट बनाया गया है यहां पर स्ट्रिंग पर, मतलब इनिशियल पॉइंट पर हम डॉट दिखाते हैं ना, टेल जहां रहती, तो ये इनिशियल पॉइंट होगा। तो ये जो फोर्स दिखाया गया है ऐसे, वो स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स है, और ये ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स। अब फिर से समझो, इस ब्लॉक ने आगे की तरफ, फोर्स ने ब्लॉक को खींचा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर इस स्ट्रिंग के थ्रू उसने एक फोर्स लगाया और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया टी। ठीक है, इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, टी। तो अब ये ब्लॉक चूंकि इनर्शिया की वजह से जहां था वहीं रहना चाहता है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेगा। तो ब्लॉक के द्वारा स्ट्रिंग पर लगाया जाने वाला फोर्स क्या है, ये जो रेड से आपको दिखाया गया, दिस इज टी। ठीक है, तो यहां पर हमें समझ में क्या आया कि ये जो यहां पर है, दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स है, और जो स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स है वो ये रेड वाला है, दिस इज फोर्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये एक तरह से एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में हो गया ना, कि इस स्ट्रिंग ने, हम यही तो कहेंगे, इस स्ट्रिंग ने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया टी, तो ये हो गया एक्शन, और इस ब्लॉक ने इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचा, क्या हो गया, रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन यहां पर पेयर है। तो हम लोग जो नॉर्मली जब क्वेश्चंस कोई भी करते हैं, तो आप देखो यहां पर जो दिखाया जाता है वो सिर्फ ये वाला फोर्स दिखा दिया जाता है, स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स नहीं दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हमें इक्वेशन नहीं लिखनी होती, क्योंकि स्ट्रिंग हम लोग मानते हैं मासलेस। ज्यादातर जहां पर कहीं मेंशन नहीं है, अगर मास है तो क्या होगा वो अलग से समझ लेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर स्ट्रिंग कहीं दी गई तो उसको हम क्या मानते हैं, मासलेस, तो उसका कोई मास नहीं मानते, इसलिए हम उसके लिए कोई इक्वेशन नहीं लिखते हैं। तो जब हम इक्वेशन लिखने ही नहीं जा रहे हैं तो हम उस पर फोर्स भी क्या लगाएंगे,
ठीक है, फोर्स नहीं दिखाते हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे ये मुझे बताना इसलिए था, मान लिया क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, फाइंड फोर्स इन स्ट्रिंग, ठीक है, तो आपने टी निकाला, मान लिया टी की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, और आपने देख लिया आंसर, आपने टिक कर दिया, आपका सही हो गया। लेकिन बाई चांस उसने ऐसे कह दिया कि दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, अब उसने आपसे कह दिया कि व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन, या उसने ये कह दिया कि व्हाट इज फोर्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स क्या है। अब उसने एक ऑप्शन वहां पर बनाया 10 न्यूटन आई कैप, और दूसरा ऑप्शन उसने बनाया -10 न्यूटन आई कैप। माइनस वाला होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि ये तो ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स है और स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो अपोजिट का मतलब 10 न्यूटन लेकिन माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, माइनस। तो अगर ऐसे पूछा जाए और आपको ये चीज नहीं पता होती तो आपको तो यही लगता है कि यही स्ट्रिंग है, यही टेंशन है यहाँ पर स्ट्रिंग में, आप उसको प्लस वाला टिक कर देते और वो आपका तुरंत गलत हो जाता है। हालांकि ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये बहुत माइन्यूट सी चीज है ना, तो पूछा भी तो जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जब डायग्राम होगा तो इसमें ये स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स है और ये ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स। ऐसे आप यहाँ देखो कि जब आपने इसको यहाँ पर खींचा तो इस वाले ब्लॉक ने क्या किया, ये यहीं रहना चाह रहा था, तो इसने इस स्ट्रिंग पर एक फोर्स लगाया ऐसे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस ब्लॉक को इधर खींचना चाहेगी, यानी कि इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, इधर, और कितना रहेगा, उतने के बराबर ही, टी के बराबर। तो ये जो ब्लॉक है ये यहीं रहना चाह रहा था, इसलिए इसने क्या किया, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। तो जो स्ट्रिंग होगी वो इसे अपनी तरफ यहां पर खींचेगी। तो जो स्ट्रिंग पर लगने, जैसे ये ब्लॉक है तो जब ऐसे खींचा गया ना तो ब्लॉक ऐसे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग उसके जस्ट अपोजिट उसको फोर्स फील होगा, तो ये टी हो जाएगा। अगेन वही कंडीशन हो जाएगी यहां पर कि ये जो टी है ये ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स है, और ये जो रेड वाला दिखाया गया है ये स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो रेड वाला हो जाएगा फोर्स ऑन स्ट्रिंग और ब्लू वाला हो जाएगा फोर्स ऑन ब्लॉक। तो अब आप यहां पर सिंपली देखो कि नॉर्मली हमें स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन नहीं लिखनी होती है, तो हम लोग करते क्या है, जब हम इसी डायग्राम को दिखाते हैं कहीं पर तो हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं। यहां पर हमने फोर्स दिखा दिया और यहां पर हमने ऐसे टी दिखा दिया, और इसको हम बोल देते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। लेकिन वास्तव में ये जो टी दोनों दिखाए गए हैं ये किस पर लगने वाले फोर्स हैं, ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स हैं। इसीलिए जब हम ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं तो इस फोर्स को शामिल करते हैं ना उसमें, F, अगर ये पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है तो हम लिखते हैं F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। अगर ये स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स होता तो हम इसको शामिल क्यों करते, क्योंकि अगर हम ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे तो ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्स लेंगे ना, तो ये एक्चुअल में ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बॉडी पर ऊपर दिखाई दिया गया, नीचे हमने टेंशन जो स्ट्रिंग वाले फोर्स उनको हटाकर हमने डायग्राम दिखा दिया। तो नॉर्मली आगे कहीं पर भी हम देखेंगे तो हम सिर्फ ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। तो हमें जब ये फोर्स दिखाने होते तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, हमें दिख रहा है कि किसी भी बॉडी पर जब हम किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो हमेशा ब्लॉक से अवे लगाते हैं, दूर की तरफ। देखो इस पर लगाया इधर, इस पर लगाया इधर, कहीं पर भी देखो, जैसे मान लिया पुली का केस है, अगर पुली का केस है तो यहां पर अगर हमें मान लिया ऐसे दो ब्लॉक हमने हैंग कर दिए इस तरीके से, एक ब्लॉक और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, दूर की तरफ, अवे दिखाएंगे। अगर हमें इस पुली के ऊपर यहां पर जो ये स्ट्रिंग है इस पे टेंशन दिखानी तो हम कैसे दिखाएंगे, अवे, दूर की तरफ, ऐसे दिखाएंगे। अगर हम यहां पर दिखाएंगे तो अवे दिखाएंगे, दूर की तरफ, ब्लॉक है दूर की तरफ। मतलब हमेशा जिस बॉडी पर आप टेंशन फोर्स दिखाना चाहते हैं उसको हम दूर की तरफ हमेशा दिखाया करेंगे। तो यही हमारा तरीका रहेगा, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ये हो। जैसे आप देखो यहाँ पर दूर की तरफ दिखाया गया ना, आप यहाँ पर देखो अवे दिखाया गया ना, यहाँ पर इसमें भी देखो इस ब्लॉक से अवे, इस ब्लॉक से अवे, इस ब्लॉक से अवे, इस ब्लॉक से अवे, ठीक है। अगर आप पुली के केसेस देखेंगे, ठीक, सब कहीं वैसे दिखाए गए यहाँ पर, यानी कि कहीं पर किसी भी बॉडी पर फोर्स दिखाएंगे जो टेंशन हमें दिखाना होता है तो टेंशन हमेशा बॉडी से
अवे दिखाते हैं और वो एक्चुअल में उस बॉडी पर लगने वाला ही फोर्स होता है। ठीक है, ये हमें समझना था एक बात। दूसरी बात यहां पर ये कि स्ट्रिंग हम अज्यूम करेंगे मासलेस जब तक प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उसको मासलेस ही माना जाएगा, उसका कोई मास नहीं माना जाएगा। और पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसी रहेगी जब तक उसका मास नहीं, ये नहीं कि यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और नहीं, सब कहीं टेंशन कैसी रहेगी, सेम। तो जैसे आप देखो यहां भी टी दिखाया और यहां पर भी टी दिखाया, तो जब तक स्ट्रिंग का मास नहीं दिया जाएगा तब तक उसको हम मासलेस मानेंगे और पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसी मानेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग नहीं मानेंगे। जैसे स्प्रिंग होती है ना, तो जो स्प्रिंग होती है उसको अगर हम खींचें तो खिंच जाती है, लेकिन जो स्ट्रिंग है उसको अगर हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट या दबाएंगे तो कोई डिक्रीमेंट हम फील नहीं करेंगे इस टाइप का। जैसे अगर दबाओगे तो लूज पड़ जाएगी वो, ठीक है, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन वहां जनरेट नहीं होगी कि हम इसको दबा रहे हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो कंडीशन इसमें नहीं होगी। मतलब इसमें क्या होगा, जब हम खींचेंगे तो इसकी लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये वाला डायग्राम आप बना लो कहीं साइड में वहां पर, या अपनी कॉपी में बना लो, एक बार बस याद रखने के लिए है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी वो पहले वाला केस देखा था, जो हम लोगों ने कॉन्टेक्ट फोर्स वाला देखा था, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं। बस उसमें पुशिंग की कंडीशन थी, इसमें पुलिंग की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर आप पुश कर देंगे तो स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगी, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पुल करेंगे इसे। तो यहाँ पर भी वैसी कंडीशंस हैं, जैसे M1 M2 दो मास आपको दे दिए गए, इस पर हमने फोर्स लगाया F, यहाँ पर जो टेंशन है ये सब हम आपको समझा ही चुके हैं। तो टेंशन यहाँ पर इस तरीके से दिखा देंगे और ए एक्सलेशन यहाँ पर हो जाएगा, जिधर आप खींचेंगे उधर ये एक्सलेशन हो गया। अगेन आपको यहाँ पर सबसे पहले हमें काम क्या करना है, हम इक्वेशंस लिखकर इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो जब डायरेक्ट मेथड से ऐसे दिमाग में आता है कि जब डायरेक्ट मेथड से हो जाता है तो हम इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, लेकिन इक्वेशन लिखना सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, तो हम लोगों को इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये अलग बात है कि इस तरह का कोई केस हो जाएगा तो उसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे। अब कोई यहाँ पर अलग से कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जितना बताना था वो हो गया। यहाँ पर सब कुछ वही यूज करना है, लिखेंगे पहले, साथ में लिखो फॉर M1, क्या लिखेंगे, M1 पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक्सलेशन की डायरेक्शन में है F और अपोजिट है T, तो क्या लिखेंगे, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। लिख लो तुरंत, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे फॉर M2, M2 के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है M2 पर T, T इज इक्वल टू M2 इंटू A। T कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, अगेन रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, या फिर A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बाई इक्वेशन 2 T की वैल्यू हो जाएगी M2 इंटू A, और या फिर ये हो जाएगा M2 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। नोट कर लिया ना आपने। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर आपने इधर फोर्स लगाया है तो एक्सलेशन कितना आया है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अगर आप उस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, मतलब फोर्स M1 की बजाय M2 पर लगा देंगे, तो क्या एक्सलेशन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। पिछले वाले केस से हम लोगों ने समझ ही लिया था, तो यहां पर भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि फोर्स तो वही लगा रहे हैं ना, सेम। तो फोर्स वही है डिवाइडेड बाई टोटल मास भी वही है, तो एक्सलेशन भी वही होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इधर लगाओगे तो इस साइड में चलेगा, उधर लगाओगे तो उधर चलेगा। क्या टेंशन चेंज होगी, अगर हम फोर्स इसकी बजाय इस पर लगा दें तो टेंशन चेंज होगी या नहीं होगी ना, बिल्कुल होगी, क्योंकि टेंशन किसकी जगह पर आया है, कांटेक्ट फोर्स की जगह पर। तो अगर कांटेक्ट फोर्स चेंज हो गया था तो टेंशन भी चेंज हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना, कि जैसे अगर आपने छोटे वाले मास पर फोर्स लगाया है तो इसको चलने के लिए कम एफर्ट की जरूरत है, तो ये कम फोर्स एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा ट्रांसफर कर देगा। और अगर बड़े वाले पर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कम ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब टेंशन तो चेंज होना ही होना है यहाँ पर, और वो आप यहाँ पर करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें M2 इंटू आया है,
दूसरे वाले केस में फिर से हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, लिखते रहो साथ में। फॉर m1, m1 के लिए अगर आप देखें यहां पर, तो m1 पर एक ही फोर्स लग रहा है t डैश, तो t डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा, दैट इज t डैश इज इक्वल टू m1 इनटू a, एक इक्वेशन। और यहां पर अगर हम m2 के लिए देखें, फॉर m2, तो m2 के लिए यहां पर देखो तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में f और t डैश क्या है, अपोजिट, तो ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो f माइनस t डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। यहां पर t और ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, तो a की वैल्यू आ गई f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बाई इक्वेशन 2 नहीं सॉरी 1 से लेंगे, बाई इक्वेशन 1 t डैश इज इक्वल टू m1 इंटू a, या फिर हम लिखेंगे m1 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगेन आप देखो, इसमें t आया था m2 इंटू a, इसमें t आया, t डैश आया m1a, चेंज हो गई ना टेंशन, तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं हुआ लेकिन टेंशन यहां पर चेंज हो गया। अगेन रेशियो वगैरह सब वैसे ही आएगा फिर से, अगर आप t अपॉन t डैश लिखेंगे तो आप लिखेंगे m2 इंटू a डिवाइडेड बाई m1 इंटू a, दैट मीन्स m2 डिवाइडेड बाई। अब इसमें जैसे हम लोगों ने जो समझना था वो समझ लिया कि अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स उस वाले ब्लॉक पर लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन पर मैग्नीट्यूड वाइज कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, टेंशन यहां पर चेंज हो जाएगी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब इसमें ऐसे जैसे उस वाले केस में हमने पहले 2 का केस किया था, फिर 3 का केस किया था, यहां पर 3 का केस हमें अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कोई फार्मूले बना के तो रटने नहीं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो 3 वाले में करेंगे ऐसे, 3 वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो हम 3 वाले के लिए इस तरह से इक्वेशन ना लिखकर सीधे डायरेक्ट मेथड पर आ जाते हैं। सीधे हम डायरेक्ट देखें कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें चाहे 3 ब्लॉक हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, चाहे जितने भी ब्लॉक हो, आप डायरेक्टली कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो आपको यहां पर देखना है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर हो जाएगा, जैसे उसमें पुश करने वाला केस था, तो यहां पर क्या है, पुल करने वाला केस। तो हम यहां पर जो भी फोर्स है उसको क्या लिखेंगे, टोटल, जिस भी फोर्स को आप लिखने जा रहे हैं, जिस भी फोर्स को, आप चाहे F को लिखो, चाहे T को लिखो, चाहे T डैश को लिखो, आप जिस भी फोर्स को लिखने जा रहे हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास टू बी पुल्ड। अब की बार हम पुल करेंगे, टोटल मास टू बी पुल्ड, और इनटू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, इनटू एक्सीलरेशन। तो हम डायरेक्टली यहां पर इक्वेशंस लिख सकते हैं आराम से। जैसे अगर आप F लिखेंगे तो F अपने पीछे के सभी मास को पुल कर रहा है, M1 को, M2 को और M3 को, तो तीनों मास को हम ऐड कर देंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इनटू क्या हो जाएगा, A। दैट मीन्स यहां से आ जाएगा A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। एक मिनट देख लेंगे, फिर आप नोट कर लेना। जैसे अभी हमने पीछे बताया था कांटेक्ट वाले में, वैसे यहां पर रहेगा कि जैसे जब आप ये T लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 T दिखेंगे, तो कौन सा T चूज करोगे, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वाला। जैसे ये दोनों है ना, तो जैसे उसमें भी आपको बताया था कांटेक्ट फोर्स में कौन सा कांटेक्ट फोर्स आपको चूज करना था, जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, वही काम यहां करना है। तो ये 2 T दिख रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड जब यूज करेंगे तो हम इस वाले T को चूज करेंगे, और इसमें इस T डैश को, जो कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में दिख रहा है, दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये वाला T लिखेंगे तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू, इस T को लिखना है, इसके पीछे टोटल कितना मास है, M2 और M3, तो आप यहां पर लिखेंगे M2 प्लस M3, और इनटू क्या कर देंगे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू डाल दो, तो M2 प्लस M3 इनटू F एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है।
ऐसे ही यहां पर जब आप टी डैश लिखेंगे तो टी डैश, इस टी डैश के पीछे कितना मास, सिर्फ एक मास है m3, तो आप क्या लिखेंगे m3 इंटू ए, m3f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, जल्दी से नोट कर डालो, अपने आप लिखो, ठीक है। यहां पर जैसे भी आपको बताया गया वैसे ही, बस एक बार देख लो फिर वैसे ही अपना लिख डालो। इसके बाद क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, 4 क्वेश्चंस करने हम लोगों को, नोट कर लेना आपने। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। Two bodies A and B of masses 10 kilogram and 15 kilogram respectively kept on a smooth horizontal surface and are tied to the ends of light string. If T represents the tension in the string when a horizontal force F 500 Newton is applied to A as shown in figure 1 and B the tension when and T dash. Be the tension when it is applied to B figure 2, then which of the following is true? तो T और T डैश की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मेडिकल के ही एग्जाम पहले जैसे एमयू का होता था उसमें पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो तो जो केस बताया गया था वही उसने यहाँ पर चेक करवाया आपसे कि उसने इधर 500 न्यूटन लगाया और फिर बाकी कुछ नहीं चेंज किया, उसने इधर 500 न्यूटन लगा दिया और उसने कहा यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टी डैश है, तो आपको ऐसे बीच में एक एरो बनाकर दिखा दिया गया, लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा कि अगर हम दिखाएंगे तो टेंशन दोनों में रहेगा टी, और यहां पर भी ऐसे और ऐसे रहेगा और कितना रहेगा टी डैश। तो उसने यहां पर कहा है टी और टी डैश की वैल्यू, तो उसने कहा टी और टी डैश क्या बराबर हो जाएंगे या बराबर होंगे 250 न्यूटन होंगे या अलग अलग होंगे, तो हमें ये तो कंफर्म है क्या एक तो होगा नहीं, टी की वैल्यू अलग आएगी, टी डैश की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन क्या दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा, नहीं होगा ना। अगर आप देखो तो यहां पर भी वही फोर्स है, वही मास है, वही फोर्स वही मास है, तो हम यहां पर दो बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख सकते हैं, फॉर बोथ केसेस ए इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा 10 प्लस 50, तो F की वैल्यू है 500 और ये हो जाएगा 25, यानी कि कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ आ जाएगा ना। अब आपको जैसे एक्सेलरेशन मिल गया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो अब आगे पेन भी नहीं चलाने की जरूरत, जैसे ये दोनों टी हैं तो ये इधर फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन दिखाएंगे और इसमें इधर की तरफ एक्सेलरेशन दिखाएंगे, तो आप यहाँ पर देखो अलग से डायग्राम बना दिया गया, तो इसमें इधर की तरफ एक्सेलरेशन है और इसमें इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया, अब अगर इधर एक्सेलरेशन है तो हम इन दोनों टेंशन में से कौन सा चूज करेंगे, ये वाला, और इसमें भी इस तरह से दो टी डैश हैं तो हम कौन सा टी डैश चूज करेंगे, ये वाला जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, ठीक, सॉरी हाँ हाँ हो गया, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसमें भी ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो ये वाला चूज करेंगे और इसमें ये वाला चूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो टी है यहां पर, ये अपने पीछे सिर्फ एक ही मास को तो पुल कर रहा है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू ए, दैट इज 15 इंटू 20, यानी कि आ गया 300 न्यूटन। और यहां पर अगर आप देखें तो T डैश, ये वाला T डैश अपने पीछे के एक मास 10 किलोग्राम को खींच रहा है, तो 10 इंटू ए दैट मीन्स 10 इंटू 20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 200 न्यूटन। तो T की वैल्यू 300 और T डैश की वैल्यू 200, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेंगे पहले इधर फिर वो वाला नोट। आप डायग्राम बना लिया करो, ठीक है, जैसे जहां पर सॉल्व कर रहे हैं वहां पे डायग्राम जरूर बना लिया करो, वरना फिर प्रॉब्लम होगी बाद में आपको, ठीक है। ये नोट हो गया ना।
नोट कर लिया ना आपने? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिचुएशन इज शोन इन फिगर, फाइंड T1, T2 एंड T3। T1, T2 और T3 की वैल्यू आपको बतानी है, क्या हो जाएंगे? क्या होगा? थर्ड। जैसे आप देखो इधर साइड में फोर्स लगाया गया, मतलब ये F हो गया, तो इसी डायरेक्शन में आप एक्सलेशन दिखा देंगे A, ठीक है? तो अब आप अगर देखो तो A क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2 + 4 6 + 6 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर जो भी एक्सलेशन है वो आप चाहें तो वैसे लिखो जैसे भी बताया गया था, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा टोटल फोर्स और डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8, हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? तो फोर्स कितना है? 30 और नीचे मास कितना है? 20। तो ये आ जाएगा 3/2। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर T1, T2, T3 निकालने। सबसे पहले आप मार्क कर लो कि यहाँ पर एक्सलेशन इधर है, तो ये T1 चूज करना है जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में है, ये वाला T2 चूज करना है और ये वाला T3 जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में। दूसरे वाले से हमें लेना देना नहीं। अब आप यहाँ पर T1 लिखेंगे। T1 लिखेंगे तो T1 अपने पीछे के कितने टोटल मास को पुल कर रहा है? 4, 6 और 8 को। तो इसका मतलब तीनों को हम ऐड कर दें, 4 + 6 + 8 और इंटू क्या कर देना है? A, यानी कि आ जाएगा 18 × 3/2 27 न्यूटन, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर T2 निकालेंगे। तो T2 निकालेंगे तो T2 ये वाला T2 लेना है, इसके पीछे टोटल कितना मास? 6 + 8। तो 6 + 8 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, 6 + 8 और इंटू एक्सलेशन, यानी कि आ जाएगा 14 × 3/2 दैट इज 21 न्यूटन। T3 के पीछे सिर्फ एक मास है 8, तो हम यहां पर लिखेंगे 8 और इंटू एक्सलेशन, यानी कि 8 × 3/2 दैट इज 12 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 27, 21 एंड 12। तो क्लियर हो गया ना? यहाँ पर इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बस जो हम लोगों ने मेथड सीखा कि एक्सप्रेशन निकाला और उसके बाद डायरेक्ट मेथड से हम लोग सीधे सीधे T1, T2, T3 लिख लेंगे, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिचुएशन इज शोन इन फिगर, फाइंड टेंशन बिटवीन द ब्लॉक नंबर 35 एंड 36। तो 35 और 36 के बीच में बताना है, क्या आएगा? थर्ड 10 न्यूटन। अब 35 और 36 के बीच में आपको टेंशन बतानी है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एक्सलेशन ए। तो एक्सलेशन हमें पता है क्या होगा? टोटल फोर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, F अपॉन टोटल मास। फोर्स यहां पर ये हो गया कितना? 80 न्यूटन, तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय, अब टोटल मास, यहां पर सबके मास सेम दिए गए, तो टोटल 40 ब्लॉक दिए गए है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ये डॉटेड लाइन बना दी गई, मतलब टोटल 40 है। तो 40 और एक ब्लॉक का मास है 1 किलोग्राम m है, तो इसका मतलब यहां पर टोटल मास हो जाएगा 40 m, एक का m तो 40 का 40 m, तो ये आ जाएगा यहां पर 40 m, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई m, और m की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सलेशन। अब आपको यहां पर बताना है 35 और 36 जो 35 36 नंबर है इसके बीच में टेंशन क्या होगी। तो हमें सभी ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ ये डायरेक्ट ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यही टी एक्सलेशन की डायरेक्शन में है। तो लेकिन हमें चूज वो करना होता है जो एक्सलेशन की डायरेक्शन में होता है। तो हम इस टी को लिखेंगे टी इज इक्वल टू, इसके पीछे टोटल कितने मास हैं? 5 है ना, ठीक है? 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो टोटल यहां पर जो पीछे हैं वो 5 ब्लॉक्स हैं, मतलब टोटल मास हो जाएगा 5m, यानी कि ये टी अपने पीछे के 5m को खींच रहा है। तो हम यहां लिखेंगे 5m और इंटू a। 5m की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2, कितना आ जाएगा? 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 14 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। यहां पर देखते हैं जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको T1 T2 फाइंड आउट करना है। तो T1 T2 फाइंड आउट करना है तो सब कुछ तो वैसे ही है, ये यहाँ पर एक्सलेशन हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो ये जो फोर्स है ये एक एंगल पर आपको बस दिखा दिया गया। तो जब एंगल पर दिखाएंगे तो हमें पता है हमें क्या करना रहेगा, उसके कंपोनेंट्स कर लेने हैं। तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा F sin 60 और इधर का हो जाएगा F cos 60। तो वर्टिकल में तो कोई मोशन दिखाया नहीं गया तो वर्टिकल वाले को तो छोड़ देंगे। ये जो F sin 60 है वो एक्सलेशन की डायरेक्शन में, यानी कि अगर हमें A लिखना है तो हम F अपान M नहीं बल्कि F sin 60 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास 2, 3 एंड 4, 2 + 3 + 4 लिखेंगे। F कितना दिया गया है? 36 अपान √3। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई √3 इनटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और साथ में ये मास भी ऐड करके लिख देंगे, कितना है 9, तो इनटू हो जाएगा 9। तो यहां से आप √3 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सलेशन। तो अब आपको T1 और T2 निकालना है, तो जो एक्सलेशन की डायरेक्शन है उसको पहले टिक कर लो। ठीक है, T1 और T2 को हमने टिक कर लिया कि ये T1 लेना है और ये वाला T2 लेना है। देन आपको यहां पर लिखना है T1, तो आप क्या लिखेंगे? T1 इज इक्वल टू, T1 के पीछे टोटल कितना मास? 3 और 4, तो हम यहां पर लिखेंगे 3 + 4 और इनटू एक्सलेशन, तो 7 × 2 हो जाएगा, दैट इज 14 न्यूटन। और T2 अगर आप देखो तो उसके पीछे सिर्फ एक मास है 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 × A, तो 4 × 2 दैट इज 8 न्यूटन। ठीक है, एक क्वेश्चन एकदम लास्ट में दिया गया है तो वो हम लोगों को अभी करना है तुरंत। क्वेश्चन करने को कहा था, बातें करने को नहीं कहा है। T1 A निकालना है आपको एक्सलेशन, और T1 और T2 निकालना। तो एक्सलेशन कितना है? 4। T1 की वैल्यू 28। T1 कितना है? कुछ लोगों का 28, 16 है, कुछ लोगों का 42, 42 और 30। एक्सलेशन 4 आ रहा है सभी का, और T1 दो आंसर आ रहे हैं 28 एंड 42, और T2 के भी दो आंसर आ रहे हैं, एक 16 आ रहा है और एक 30 आ रहा है। तो कौन सा सही है? कहते जो हमने निकाला वो सही, और
तो इसमें दो आंसर्स आए यहाँ पर 28, 16 और 42 एंड 30। तो 42 और 30 कितने लोगों का है? 28 और 16, और बाकी बीच वालों ने क्या निकाला है? कुछ नहीं। हाँ, ये इसमें जो 28 और 16 आंसर हैं ये गलत है, 42 और यही ज्यादा लोगों ने निकाला है। तो अब यही तुम्हें समझना था कि अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें एक डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ था, तो अगर दोनों तरफ फोर्स लगा दिया जाए तब आपको क्या करना है? इस केस में आपको डायरेक्ट मेथड जैसे आप लगाएंगे, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेथड फेल हो जाएगा, फेल नहीं होगा, लगेगा, लेकिन वो तुम्हें लगाने में प्रॉब्लम हो सकता है तुम उस चीज को ऑब्जर्व ना कर पाओ या सही से अप्लाई ना कर पाओ। तो आपने देखा पीछे जितने भी हम लोगों ने केसेस किए थे उसमें सब में एक ही साइड में फोर्स लगाया गया था, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें दोनों साइड में फोर्स लगाया जा सकता है, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स का केस हो और चाहे वो ये स्ट्रिंग वाला केस हो। तो एक्सलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक्सलेशन इसको समझ लो ध्यान से, जो इसमें लगेगा वही दो ब्लॉक का भी केस बनाया जा सकता है, तीन का भी बनाया सकता है, वही टेंशन के लिए भी बनाया सकता है, वही कांटेक्ट फोर्स के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, बस कांटेक्ट फोर्स में पुल करने की बजाय हम क्या कर देते हैं? पुश कर देते हैं, कंडीशन पुशिंग वाली बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्सलेशन अगर आपको लिखना है तो आप ऊपर लिखेंगे वही नेट फोर्स एफ नेट, और नीचे आप लिखेंगे टोटल मास। टोटल मास हम लोगों ने इतने केसेस और क्वेश्चंस किए, उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम एक्सलरेशन निकालते हैं तो उसमें ये बीच वाले टेंशन या जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता। आपने इक्वेशंस लिखा था, सब कट गए थे ना, बीच वाले जितने फोर्स होते हैं कट जाते हैं। और रीजन क्या है? अगर आप टोटल फोर्स लिखोगे, मान लिया इन बीच वालों को भी अगर आप लिखो यहाँ पर जो ये बीच में जनरेट हुए हैं, तो एक को अगर आप जैसे एक्सलेशन इधर है, तो अगर इसे हम प्लस लिखेंगे तो इसे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसे अगर आप प्लस लिखोगे तो इसे माइनस लो, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए बीच के जो टेंशन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स हैं उसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो टाइम ही जाएगा, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अब जो बाहर से फोर्स लगाए गए, ये तो अंदर जनरेट हुए ना F1 और F2 की वजह से, तो बाहर से तो आपने दो ही फोर्स लगाए हैं ना, F1 और F2। तो F1 फोर्स लगाया है तुमने एक्सलेशन की डायरेक्शन में, तो उसको क्या लोगे? पॉजिटिव। तो F नेट जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे F1 को प्लस में, और F2 अपोजिट है, क्या लिखोगे? माइनस में, और डिवाइडेड बाई टोटल मास 4 + 3 + 2, तो 4 + 3 + 2। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू देखो क्या आएगी। F1 की वैल्यू क्या है? 50, ये क्या है? 14, और नीचे क्या आ रहा है? 9। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां तक तो ऐसे ही आप कर लेना। अब अगर आपको यहां पर T1 T2 निकालना है, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड लगाते समय आप क्या करते हो? टेंशन लिखोगे और मास ऐड करके एक्सलेशन से कर दोगे मल्टीप्लाई। जैसे ये T1 लिखा आपने, तो आपने लिखा 4 और 3 को ऐड किया, 7 हुआ, और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4 से, तो कितना आ गया? 28। लेकिन ये 14 भी तो लग रहा है, ये भी तो उल्टा है, इसको क्यों इग्नोर कर दोगे? अगर आप डायरेक्ट यहां पर मेथड लगा रहे हो तो डायरेक्ट मेथड में इस वाले ब्लॉक पर एक कोई इसको इधर भी तो खींच रहा है ना, तो अगर आपको इसे आगे ले जाना होगा तो इस 14 न्यूटन को भी तुम्हें खींचना पड़ेगा, तभी तो ये आगे जा पाएगा। तो 14 न्यूटन फोर्स है, कुछ और नहीं, उसको भी खींचना पड़ेगा तुम्हें। तो आपको इसमें डायरेक्ट मेथड में इस 14 न्यूटन को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब आप यहां पर कर पाएंगे। तो ऐसे करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेटर ये रहेगा कि आप एक्सलेशन ऐसे निकालो, और जब भी दोनों साइड में फोर्स लगा हो तो आप इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर लो, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। यहां पर देखो, अगर इक्वेशन लिखोगे तो जैसे इसके लिए इक्वेशन आप लिखें तो क्या हो जाएगा? T2, पहले चलिए T1 वाले के लिए लिख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम 2 किलोग्राम के लिए इक्वेशन लिखें, फॉर 2 kg, फॉर 2 kg, तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगा? F1 - T1, F1 - T1 इज इक्वल टू F1 - T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, यानी कि 2 इंटू ए कर देंगे। तो यहां पर F1 की वैल्यू क्या दी गई है? 50, T1 हमें निकालना है, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी 50 - 8, दैट इज इक्वल टू 42 न्यूटन। ठीक है,
अगर आप यहां पर देखें फॉर 4 किलोग्राम, आप 3 के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 में रखोगे तो T1 T2 दोनों रखने पड़ेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से निकाल लेते हैं 4 से भी। तो फॉर 4 किलोग्राम, इसमें आप क्या करेंगे, ये इधर जा रहा है ना, तो T2 को रखेंगे एक्सप्रेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव रखेंगे, तो T2 और ये वाला F2 क्या है, अपोजिट, माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो T2 माइनस F2 की वैल्यू क्या है 14 और 4 इंटू ए, एक्सलेशन कितना है 4, 4 इंटू 4 रख देंगे, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 30। नोट करो, नोट कर लेना इसे। अब जैसे यहां पर अगर आप डायरेक्ट मेथड से इसको करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, डायरेक्ट मेथड से भी होगा। आपको बस यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे आप मान लिया T1 निकालना चाह रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो आपने क्या किया, आपका गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपने 14 को खींचना भूल गए। आपने यहाँ T1 को क्या लिखा 4, 3 प्लस 4, तो कितना हुआ 7, और इंटू आपने कर दिया एक्सलेशन, तो 7 जब T1 आपने लिखा तो T1 आपने लिखा 3 प्लस 4 और इंटू आपने लिख दिया ए, इतना ही तो तुमने किया। 14 भी तो इसको खींच रहा है, तो इसको भी तो आपको खींचना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें क्या कर देना चाहिए था, प्लस 14 और कर देना चाहिए था। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, तो 28 ये आ जाएगा और प्लस 14 कितना आ जाएगा 42। ऐसे अगर आप T2 को देखो तो T2 में आप क्या करेंगे, T2 में आपने किया 4 इंटू ए, तो आपने सीधे 4 इंटू ए कर दिया, लेकिन ये 14 भी तो पीछे है, तो 14 को भी खींचेंगे तो प्लस आपको क्या करना था 14 यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 14, कितना आ गया 30। तो ऐसा थोड़ा कि डायरेक्ट मेथड फेल हो जाएगा, जो आप अगर उसमें एक भूल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर भूलो ना तो डायरेक्ट मेथड से भी आपको बता दिया गया, और अगर आप इक्वेशन लिखकर करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया। डायरेक्ट मेथड करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे, लिखना चाहो तो इसको साइड में लिख सकते हैं डायरेक्ट मेथड के तौर पे, ठीक है। चलिए आज इतना रखते हैं हम लोग।